नमस्ते बच्चों, मैं हूं अर्जन प्रताप सिंह राणा, कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती के लिए। और आपका समय इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हुई। आपके सामने क्वेश्चन पेपर का आंसर शीट यानी समाधान पत्रक प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पिछली कक्षा में हमने बच्चों, आपको याद है कि हमने प्रश्न पत्र, एक अभ्यास प्रश्न पत्र आपके पास दिया था ताकि आप अभ्यास करें, कोशिश करें, समझें कि किस तरह से पेपर आता है यूनिट टेस्ट में, घटक परीक्षा में, और किस तरह से उसे सॉल्व करना है। मैंने कुछ जानकारियाँ दी थी, हमने बातचीत की थी और कहा था, वादा किया था कि अगली वीडियो में आपको मैं इनके उत्तर दूंगा। तो अब आपके सामने प्रस्तुत है इनके उत्तर। तो अभ्यास प्रश्न पत्र प्रथम घटक परीक्षा का ये है समाधान पत्रक 2020-2021 के लिए ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 था कि परिच्छेद पढ़कर दी गई कृतियाँ कीजिए। फिर हमने ये परिच्छेद पढ़ा था। इस परिच्छेद में हमने देखा बिल्ली के बारे में, बिल्ली का बिलंगुड़ा इस पाठ से दिया गया था। पिछली कक्षा में मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ा भी था। उम्मीद है आपने भी पढ़ा होगा, उत्तर ढूंढने की कोशिश की होगी, इसलिए मैं यहाँ पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बट ये है कि थोड़ा सा समरी ये है कि बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था पुराने समय में। फिर उसके बाद चूहों ने परेशान कर रखा है, उन्होंने सब कुछ खा पी के ख़त्म कर दिया है। तो इससे बचने के लिए बिल्ली को बुलाया गया। बिल्ली भी आई, बच्चों ने खूब प्यार दिया बिल्ली को, बिल्ली ने भी अपना काम किया, धीरे धीरे चूहों का सफाई कर दिया। लेकिन जिसको समस्या का समाधान के लिए बुलाया गया था वो खुद अब समस्या बन गई है। अब वो जो शेर के काबू में न आए, वो बिल्ली अब इनके काबू में नहीं आ रही है और परेशान कर रही है। दूध दही खाना इनका चट कर जाती है। तो ये पैराग्राफ था, उसमें पहला प्रश्न अब हम देखते हैं। आकृति पूर्ण कीजिए। किस तरह से आपने आकृति पूर्ण की होगी कि बिल्लियों के बारे में पुरानी मान्यता। तो बच्चों पैराग्राफ में देखिए, स्टार्टिंग में ही आया था कि घर में बिल्ली का आना जाना बुरा माना जाता था, ये पुरानी मान्यता है, मतलब ऐसे मानते थे। यही इसका उत्तर है, घर में बिल्ली का आना जाना बुरा है, पैराग्राफ में दिया है। फिर दूसरा प्रश्न है, बच्चों द्वारा बिल्ली की खातिर, मतलब उसकी खातिरदारी कैसे की गई। तो बच्चे क्या करते थे बच्चों बिल्ली के लिए, वो उन्हें दूध पिलाते थे, रोटी देते थे। पैराग्राफ में दिया गया है सेम। जब आप पैराग्राफ से आंसर लिखो, ढूंढ कर बच्चों उत्तर लिखो, तो याद रखो चूंकि पैराग्राफ में उत्तर दिया है वहाँ पे उत्तर की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। और तो आपको भी वो उत्तर जब लिखते हो तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि जो उत्तर दिया गया है पैराग्राफ में उसे आप जब ढूंढ कर लिख रहे हो और इसके बावजूद आप मिस्टेक करते हो तो इसमें आपके अंक कटते हैं। परिच्छेद में आए कहानी के प्रमुख पात्र। बच्चों दो ही पात्रों के बारे में तो यहाँ बात हो रही है, एक पहले चूहा उसके बाद बिल्ली। तो दो पात्र कौन हो गए, चूहा और बिल्ली। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो शेर के काबू में नहीं आई। शेर के काबू में नहीं आई एक है, उसी के बारे में तो पाठ है, और वो है बिल्ली। बच्चों देखो, इस तरह से अगर एक एक अंक के लिए हैं, पहला वाला जो है वो एक अंक के लिए हो सकता है या आधे अंक के लिए हो सकता है, दूसरा वाला आधा आधा एक अंक के लिए हो सकता है, तीसरा वाला आधा आधा एक अंक के लिए हो सकता है, और चौथा वाला आधे अंक के लिए हो सकता है। आकृति पूर्ण कीजिए में अक्सर 2 नंबर के आते हैं, तो इस तरह से प्रश्न दिए जाते हैं। लेकिन आपको याद रखिए, इसी तरह से मैंने यहाँ पे अंडरलाइन में आंसर लिखा है। प्रश्न पत्रिका में बॉक्स था, तो बच्चों आपको बॉक्स बनाकर ही उसके अंदर उत्तर लिखना है। मुझे यहाँ जगह पूरी नहीं पड़ती इसलिए मैंने बॉक्स नहीं बनाया है, बट आपको बॉक्स के अंदर बॉक्स बनाकर, क्योंकि आकृति पूर्ण कीजिए किया गया है, तो बॉक्स की आकृति बनानी है और उसके अंदर उत्तर लिखना है प्रश्न के साथ, अगर पूरे अंक चाहिए तो। शब्द संपदा कृति अगला हमारा था। शब्द संपदा जो हमारे वर्ड पावर को चेक करता है। तो इसमें लिखा गया था कि निम्नलिखित शब्द वर्तनी के नियमानुसार लिखो। तो उसमें पहला था चुनांचे। तो बच्चों आप देखिए, जो आधा न है, आधा न के लिए बिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो आधुनिक हिंदी या आधुनिक वर्तनी जो है, टाइपिंग वर्तनी यानी टाइपिंग शुद्ध हिंदी, उसमें चुनांचे के लिए इस तरीके का शब्द प्रयोग किया जाएगा, आधा न के बजाय बिंदी लगाया जाएगा। उसी तरह से रसोई, तो य पे मात्रा डाली गई है। लेकिन अब जो नई हिंदी है, जो आधुनिक हिंदी है, उसमें ये नियम बनाए गए हैं कि जब ई की तरह प्रोनाउंस होता है तो ई का ही इस्तेमाल किया जाए, रसोई। तो ये है शब्द वर्तनी। आप समझे बच्चों, ऐसे शब्द वर्तनी लिखनी होती है। उसके बाद लिखा है, निम्न के शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। तो मैंने कहा था पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करो, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग करो। चूहा पुल्लिंग है, दिखता है, तो चूहिया, चूहा का चूहिया। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बच्चों। मात्राओं का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये तभी होगा जब आप नियमित रूप से अभ्यास करते हों। बिल्ली, तो बिल्ली जो है फीमेल है, स्त्रीलिंग है, तो उसका होगा बिल्ला। फिर शेर, शेर के लिए क्या हो सकता है बच्चों, आपको पता है, शेरनी। और कुत्ता के लिए बच्चों कई बार कुत्ती वर्ड यूज़ कर लोग करते हैं, लेकिन कुत्ती वर्ड सही नहीं है। कुत्ता का स्त्रीलिंग कुतिया होता है, कृपया इसे ध्यान में रखें।
फिर उसके बाद है स्वमत अभिव्यक्ति, यानी आपके अपने विचार। प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो, इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करो। तो बच्चों जब आप आंसर शुरू करते हो, उत्तर लिखते हो, तो आपको स्टार्ट ऐसे करना है कि इस बारे में मेरा मत है, कि इस बारे में मेरा विचार है, कि बराबर। तो जैसे मैं एक अपने शब्दों में आपको, आप खुद से कुछ भी लिख सकते हो, 2 नंबर के लिए होता है, कम से कम 6-7 लाइन में आपके उत्तर होनी चाहिए। और भी बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं बताऊँ कि इस बारे में मेरा विचार है कि जो प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो, वो सही है, बिकॉज सॉरी, मुझे अंग्रेजी नहीं कहना है उत्तर लिखते वक्त। हम जानते हैं कि पृथ्वी सबकी है और इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार सभी का है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो शांतिपूर्ण ढंग से न सिर्फ जिए बल्कि बाकी प्राणियों को भी जीने दे। किसी भी प्राणी को किसी भी तरीके से तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे मिलजुल कर रहने में ही शांति है। इसलिए हम अपने मन, अपने वाणी और कर्म से कभी किसी को कष्ट न दें और हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। हम मनुष्य हैं और मनुष्य को प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो हमें उस भूमिका का निर्वाह भी करना चाहिए। जियो और जीने दो, ये सिद्धांत सही है। तो ऐसे मैंने अपना स्वमत प्रस्तुत किया। बच्चों आप अपने हिसाब से उत्तर लिख सकते हो। स्वमत कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कई बार बच्चे स्वमत छोड़ देते हैं, सोचते हैं क्या लिखना है, जाने तो नहीं। बच्चों आप लिखो, अपने विचार लिखो, कुछ भी, वो विचार सकारात्मक नकारात्मक कुछ भी हो सकता है, आपके मन में जो आता है उसे लिखो, आपको अंक ज़रूर मिलेंगे। मात्राओं का ध्यान रखो। विचार अगर सकारात्मक होते हैं तो वो आपकी सोच भी बताते हैं, तो लेकिन इसमें आपके लिए कोई बंदिश नहीं, आप चाहे कुछ भी लिख सकते हो, पर छोड़ना नहीं चाहिए, इसमें अंक आपको ज़रूर मिलते हैं। फिर पोयम, पद्यांश, कविता, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों मुलाकात नहीं होती। तकती मतलब देखती हैं, जो शाम उनकी सोहबत में कटा करते थे। सोहबत यानी साथ में। बच्चों ये वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ आपको आने चाहिए, तभी आप प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से दे पाएंगे। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अपनी नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र नहीं आती घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। तो बच्चों इस तरह से कदरें मतलब क्या होता है, मूल्य, मतलब जो वैल्यूज वो सिखाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसी के आधार पर प्रश्न यहाँ पे दिया है, पद्यांश में मानवीकरण किया गया है जिनका, किताबें क्या कहा है, किताबें झांकती है अलमारी से। तो किताबें थोड़ी झांकती हैं, तो मनुष्य झांकते हैं। तो लेकिन किताब को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, मानवीकरण किया गया है, पर्सोनिफिकेशन। तो उत्तर होगा किताबें। फिर दूसरा, देखने के अर्थ में प्रयोग शब्द, मतलब कविता में कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है देखना। तो वहाँ क्या लिखा है, बड़ी हसरत से तकती हैं। तकती मतलब देखना। हम कहते हैं ना क्या ताक रहे हो, तो ताक रहे मतलब देखना, तकती यानी देखना। तो यहाँ पे वर्ड आया तकती। फिर अगला है, ऐसे प्रश्न में जाए जिनके उत्तर निम्न के शब्द हों, जैसे हसरत से। तो बच्चों कविता की लाइन देखो, वहाँ पे लिखा है बड़ी हसरत से तकती हैं, कौन, किताबें, है ना। तो हमको प्रश्न ऐसा बनाना है कि उत्तर है हसरत। तो किताबें, हम प्रश्न ऐसे बना सकते हैं कि किताबें किस तरह से तकती हैं या ताकती हैं। तो उत्तर होगा हसरत से। हो गया 1 नंबर आपके सामने। फिर कदरें, अब यहाँ पे आप लाइन देखेंगे बच्चों वहाँ पर कि जो कदरें वो सुनाती थी, अब वो कदरें घर पर नज़र नहीं आती। तो हम लिख सकते हैं, अब घर में क्या नज़र नहीं आती। उत्तर होगा कदरें। तो ऐसे देखिए बच्चों, यहाँ पे एक गड़बड़ मैंने की है, अगर आपने देखा हो तो। अब घर में क्या नज़र नहीं आती, मैंने पूर्ण विराम डाल दिया है, क्वेश्चन मार्क डालना ज़रूरी, क्योंकि आप प्रश्न बना रहे हो ना। अगर आपने प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे मैंने ऊपर किया हसरत से किताबें किस तरह ताकती हैं, वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया, तो मेरा ये उत्तर रॉन्ग है। मैं एक शिक्षक होने के नाते इस नंबर को काटता हूँ, मेरे नंबर कट गए, आपके भी कट जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन मार्क डालना बहुत ज़रूरी है। फिर भावार्थ, उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। भावार्थ मतलब सरल अर्थ देखा जाए तो, क्या आपको क्या समझ में आया कविता से और क्या आपने सीखा था। तो ये भावार्थ आपको कब समझ में आएगा, जब कविता से समझ में आएगी। अपने शब्दों में आप लिख सकते हो, जैसे मैं लिखूंगा कि किताबें जो हैं, अब उन किताबों के बारे में, बंद अलमारी को देख कर लगता है कि किताबें अलमारी के शीशों से झाँक रही हैं। अब वो उम्मीद करती हैं कि कोई उन्हें निकाल कर पढ़े, क्योंकि अब महीने गुजर गए हैं और किताबों से मिलना नहीं होता। किताबें कभी कहते हैं कि कंप्यूटर आने से पहले उनकी शामें किताबों के साथ बीतती थी, पर अब कंप्यूटर पर के पर्दे पे बीतने लगी हैं। अब जो है इसी कारण किताबें बहुत बेचैन रहती हैं। उनकी हालत ये हो गई कि वो नींद में चलती हैं, और इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी वो अब घर में नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं। तो वो किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती है। ये भावार्थ 2 नंबर के लिए होता है बच्चों। हालांकि
साधारणतः पूरी कविता का जितना मैंने पद्यांश वहाँ पे दिया है वो पूरे का पूरा नहीं पूछते हैं, वो लोग लिखते हैं परीक्षा में कि प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो 5 से 6 लाइन में आपको उनका भावार्थ लिखना होता है, तो आपको अंक प्राप्त होते हैं। फिर व्याकरण सबसे आसान हिस्सा। व्याकरण मुहावरे किसी भी पाठ से लिए जा सकते हैं जो पाठ आपके पोर्शन में रहता है। तो मुहावरे फूला न समाना, बच्चे बच्चे जानते हैं इसका अर्थ, बहुत प्रसन्न होना। तो फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। इसके लिए वाक्य बनाना है। वाक्य में आधे नंबर होते हैं कि परीक्षा में अच्छे अंक आप पाकर परी को बहुत प्रसन्नता हुई। कोई भी कुछ भी आप वाक्य लिख सकते हो कि खेल में प्रथम आने पर मैं फूला न समाया, ऐसे ऐसे। जब पत्नी कि सबके सामने तारीफ हुई तो पत्नी फूला न समाई या फूली न समाई, यहाँ पे आप स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तंग आ जाना, परेशान हो जाना। तो टीचर किससे परेशान होते हैं? बच्चों से ना। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे शिक्षक नटखट बच्चों से तंग आ गए थे। आप भी लिख सकते हैं कुछ भी कि हम शिक्षकों से तंग आ गए हैं। नहीं, शिक्षकों से कैसे तंग आएंगे? शिक्षक तो पढ़ाते हैं आपको ना, तो वो आपको ज्ञान देते हैं, आपकी मदद करते हैं। किसी एक सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों रहना, मैंने क्या कहा था? सहायक क्रिया। जब 2 क्रिया साथ में आई तो दूसरा वाला जो है वो सहायक क्रिया होता है, पहला वाला मुख्य क्रिया। तो अभी क्या वाक्य में प्रयोग कीजिए? तो रहना, हमको वाक्य ऐसा बनाना है कि 2 क्रिया आए जिसमें दूसरी क्रिया रहना हो। तो मैंने क्या वाक्य बनाया है? गांव वाले लोग उस खोए हुए आदमी का पीछा करते रहे। अब देखो, रहे के पहले क्या है? करते। करते यानी करना, तो ये मुख्य क्रिया, और रहना सहायक क्रिया हो गया। मतलब रहना ये वर्ड है ना, ये लास्ट में आना चाहिए, ये ध्यान रखिए। तो रहे, करते रहे, लेकिन उसके पीछे करते एक ऐसा क्रिया और आना चाहिए। करते, करना, उठना, पीना, जाना, गाना, जिसमें भी ना लगता है उस तरह के वर्ड आने चाहिए। दूसरा है होना। तो मैंने क्या लिखा? पिंकी को नींद में बड़बड़ाने की आदत हो गई है। अब देखिए बच्चों, आदत के बाद हो गई है, 3 क्रिया है। हो गई है, तो हो का मतलब होना होता है, ये पहली क्रिया। गई का मतलब जाना होता है, दूसरी क्रिया। और है लास्ट में है आया, है का मतलब भी होना होता है। तो मैंने होना का प्रयोग किया, लास्ट में है, यानी अंत में वो क्रिया आई है, सहायक क्रिया। तो हो गई ये मुख्य क्रिया हो गई, और अंत में जो आया है वो सहायक क्रिया। असल में गई है ये पूरा सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल होता है, मुख्य क्रिया होना को माना जाता है, यानी हो को। ठीक है बच्चों। अगला है सूचना अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। काल परिवर्तन, काल के संबंध में मैंने पूरा वीडियो अपलोड किया था बच्चों आपके साथ। किताबें अलमारी से झांकती हैं, तो किताबें अलमारी से झांक रही हैं। अब पूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट में चल रहा है आना चाहिए। इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है, ये तो बहुत ही आसान है, भविष्य काल। तो यह बदमाश किसी बच्चे को पकड़ेगा। अगर आपने लिखा इस बदमाश किसी बच्चे को पकड़ेगा, तो क्या ये वाक्य सही है? नहीं ना। तो इसलिए मैं इसकी जगह पे यह कर सकता हूँ, यह बदमाश किसी बच्चे को पकड़ेगा। फिर है निम्न क्रियाओं का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप कीजिए। डरना, तो डरना मूल क्रिया है, उसका उत्तर डरना, डराना, डरवाना सबसे आसान होता है बच्चों। उसके बाद है चलना, चलना, चलाना, चलवाना। उसके बाद देना, देना, दिलाना, दिलवाना। लेकिन बच्चों याद रखो, मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में, इसमें बॉक्स बनाना है। तो डरने के बॉक्स में 3 कॉलम होंगे, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। मूल क्रिया में डरना आएगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के बॉक्स में डराना आएगा, और द्वितीय प्रेरणार्थक में डरवाना आएगा। ऐसे बॉक्स बनाना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने नहीं बनाया है, लेकिन आपको बता रहा हूँ, तभी उसमें पूरे अंक मिलते हैं। उसी तरह से मूल क्रिया चलना, प्रथम चलाना, द्वितीय चलवाना। मूल क्रिया देना, प्रथम दिलाना, द्वितीय दिलवाना। ऐसे में आपको अंक मिलेंगे। निम्न के अव्यय का वाक्य प्रयोग कीजिए। सबसे आसान भाग, क्योंकि कुछ भी बना सकते हो। मैं विद्यालय नहीं आया क्योंकि बरसात हो रही थी। मेरे पिताजी ने मुझे डांटा क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा था। कुछ भी। बिल्कुल, तो मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तो ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी वाक्य का। सबसे आसान होता है, वाक्य बनाइए, लेकिन वाक्य अर्थपूर्ण होने चाहिए। और हर अव्यय के लिए अलग वाक्य होना चाहिए बच्चों। एक ही वाक्य दोनों शब्दों के लिए ना बना दिया जाए। हर अव्यय शब्द के लिए अलग वाक्य बनाओ। आपके पास नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, आप इस्तेमाल कीजिए। और रचना विभाग, किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखो। बच्चों मैंने कहा ना, निबंध अक्सर वही आते हैं जो पाठ में दिए होते हैं या पाठ के आधार पर होते हैं। ऐसे निबंध भी आते हैं, और अपने मर्जी से भी शिक्षक परीक्षा में दे सकता है। तो यहाँ पे क्या दिए गए थे? समय का सदुपयोग, ग्रंथ हमारे गुरु, मेरा प्रिय पशु। यदि मैं अध्यापक होता, आप अध्यापक होते क्या करते? बहुत कुछ कर सकते थे। बच्चों को पढ़ाते, समझाते, जैसे आपके टीचर आपको डांटते हैं, आप नहीं डांटते, ऐसा कुछ भी आप अपने मर्जी से लिख सकते हो। मेरा प्रिय पशु, कोई पशु उठा लो, जानवर, बिल्ली, कुत्ता, शेर, तोता, जो भी पसंद है उसके बारे में लिखो। समय का सदुपयोग,
बचपन से लिखते आ रहे हो बच्चों, मुझे लगता है ऐसा टॉपिक है जो 5th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है, आपका पीछा नहीं छोड़ता। समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग। और ये ऐसा टॉपिक है जिसको आप हमेशा छोड़ते जाते हो। समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग, मतलब समय का इस्तेमाल ही नहीं करते हो। हाँ, मेरा यहाँ पे अगर यहाँ पे एक टॉपिक लेता तो मैं लेता ग्रंथ हमारे गुरु। मैं ये टॉपिक लेता, इस पे अपने विचार लिखता। तो यहाँ पे चूंकि मैं टॉपिक ले रहा हूँ तो मैं अपने विचार बता रहा हूँ कि जो ज्ञान देता है, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे हम गुरु मानते हैं। क्योंकि ग्रंथों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए ग्रंथ भी गुरु के समान होते हैं। इसलिए ग्रंथ हमारे गुरु। मैंने इस तरह से अपना, देखो मैं लिख रहा हूँ कैसे निबंध। तो विद्वान व्यक्ति ग्रंथों की रचना मनुष्य की भलाई के लिए करते हैं। इन ग्रंथों में हमें कहानियाँ, उपन्यास, रामायण, महाभारत जैसे भगवत गीता आदि महापुरुषों की प्रेरणा मिलती है बच्चों। तो मैं इसमें आगे और लिखूंगा अपनी तरफ से कि गुरु हर जगह उपलब्ध नहीं होते, इसलिए गुरुओं ने क्या किया, अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए ग्रंथ बनाए। तो ग्रंथ में गुरु के सारे गुण होते हैं। जिस तरह गुरु किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, अपना सारा ज्ञान अपने शिष्य को दे देता है, उसी तरह से ग्रंथ भी भेदभाव नहीं करता। जो कोई उस ग्रंथ को पढ़ता है, अपना वो सारा ज्ञान वो ग्रंथ अपने पाठक यानी पढ़ने वाले अपने शिष्य को दे देता है। इसलिए मेरे हिसाब से ग्रंथ भी हमारे गुरु होते हैं और ये हमें राह दिखाते हैं, हमारी मदद करते हैं, हर वो काम करते हैं जो गुरु करते हैं। और ग्रंथ पढ़ने से हमारी एक नई चेतना विकसित होती है, नया विचार मन में आते हैं। देखा बच्चों, मैं अपने हिसाब से बोलते जा रहा हूँ, उसी तरह से अपने हिसाब से लिखते जा सकता हूँ। तो जो आपके मन में विचार आते हैं निबंध के बाद, निबंध मतलब कोई बंधन नहीं, मर्जी से लिखिए जो आपको लिखना है, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। तो इस तरह से आप लिखते हो। यूनिट टेस्ट में 4 या 5 नंबर के लिए निबंध आते हैं बच्चों। और जो मुख्य परीक्षा है, सत्रांत परीक्षा, प्रथम सत्रांत, फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, फाइनल एग्जाम, उसमें ये 7, 8, 9, 10 अलग अलग अंकों के हिसाब से पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। उम्मीद है वीडियो समझ में आया। आपने प्रथम अभ्यास प्रश्न जब मैंने पहला वीडियो उसमें दिया था, आपने उसको सॉल्व किया। अब आप इससे मैच कीजिए और देखिए कि आपके उत्तर सही हैं या नहीं, गलत है तो क्यों गलत हो गए, कहाँ आपको समझ में नहीं आया। फिर भी आपको अगर उत्तर ढूंढने में या उत्तर समझने में परेशानी हुई हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मुझे बताइए। आपको पसंद आया तो फिर सीखिए। धन्यवाद।